हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें अपने को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से अव्यय सिद्धांत से एक जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है समीकरण निकाय उसको। तो समीकरण निकाय में आपके पास है x माइनस 2y इक्वल टू 10 और 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 8 और 2y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पहले से ही जो अपन जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में आपको क्या करना है, उसको लिखना है। और क्वेश्चन में ए आपको खुद से ही बना के दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 1 माइनस 2 0, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -2 है और z का यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। इट मीन्स z का कोफिशिएंट कितना है, 0 है। z की कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। और नेक्स्ट सिमिलर इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में 2 1 और 3 है, तो 2 1 और 3। और थर्ड वाली में यहाँ पे x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स वो 0 है, तो 0 -2 और 1, 0 -2 और 1 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखना है। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि मैट्रिक्स मेथड को अव्यय सिद्धांत को यूज़ करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को समीकरण निकाय को कैसे हल करते हैं। तो जो ए आपको गिवन है उसका ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, और ए क्वेश्चन में खुद से ही आपको बना के दिया हो, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेम फॉर्मेट रहेगा, तो मैंने ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्मेट में इसको लिख लिया। ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या होगी अपने पास, जिन वेरिएबल्स की अपने को वैल्यू चाहिए, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और बी क्या होगा, जो आपके पास इक्वल में कांस्टेंट है 10 8 और 7, तो उससे एक मैट्रिक्स बी बन जाएगी 10 8 और 7। क्लियर, तो ए एक्स इक्वल टू बी का फॉर्मेट बन गया। अभी एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को, मतलब एक्स वाई जेड की, स्मॉल एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, तो ए इधर ट्रांसफ़र होगा, तो उसको क्या लिखेंगे अपन, ए इनवर्स इनटू बी। तो कुल मिला के मेन जो काम रहेगा अपना किसका रहेगा, हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे ए इनवर्स आपको लिखना है। फिर बी आपके पास है 10 8 और 7। और ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है इसके बारे में डिटेल में अपन ने 5.1 में भी बात कर दी, और क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको जब बताया था तब भी मैंने एक्सप्लेन करा था कि ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। उपसारणिक सहखंड सहखंडज एडजॉइंट ए अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, माइनर को फैक्टर और एडजॉइंट फाइंड आउट करके ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं ए इनवर्स फाइंड आउट करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ए इनवर्स मैंने फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख दिया। कैसे फाइंड आउट करना है आप लोगों को मैंने सिखा रखा है। ठीक है, और आपने 5.1 का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख लो कि हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके ए इनवर्स मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है आपको 11 मिलेगी, और जो एडजॉइंट है वो आपका आएगा 7 2 -6 -2 1 और -3 -4 2 और 5। अब ए इनवर्स इनटू बी करना है, इट मीन्स ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करना और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। 1/11 एज इट इज़ है, तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 7 को 10 से करेंगे तो 70, 2 को 8 से करेंगे तो 16, और 7 को -6 से करेंगे तो 42 आ जाएगा। फिर क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो -2 को 10 से करेंगे तो -20, और 1 को 8 से करेंगे तो 8, और -3 को 7 से करेंगे तो -21। और इसी तरीके से थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे बनेगा -4 10 है तो -40, और +8 × 2 तो 16, और 5 × 7 तो 35। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को 1/11। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन। देखो 70 + 16 कितना हो गया अपने पास 86, और 86 में से 42 आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ पे -20 और -21 है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, और प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -40 16 और 35 है, तो 35 को और 16 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 51 और -40। क्लियर, तो अभी यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं अपन एक्स वाई जेड और 1/11। ठीक है, अब 6 में से 2 है तो 4, और 8 में से 4 चला गया तो 4, तो यहाँ पे आ गया 44,
और 41 में से आपके पास 8 माइनस हो जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस का 33, और 51 माइनस अपन 40 करेंगे तो आपको मिलेगा 11। क्लियर है? तो यहाँ पे 44 माइनस 33 और 11 जो मिल रहा है वो सब क्या है, डिविजिबल है किससे, 11 से, मतलब सब में 11 का क्या हो सकता है, भाग लग सकता है। तो 1/11 को जैसे ही अपन अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो सबको डिवाइड कर देगा। तो फाइनली जैसे अपन x जैसे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो x की, y की और z की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 44/11, क्योंकि ये डिवाइड में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 1/11 है तो वो सब के यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, और सेम माइनस 33/11 करेंगे तो आएगा -3, और 11/11 यहाँ पे था तो यहाँ पे आपको z की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। 4 -3 और 1 मिला। मैंने बोला था आप इन वैल्यूज़ को चेक भी कर सकते हो तीनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करके कि आपकी जो वैल्यू आई है वो सही है या गलत है। सबसे 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आपका जो A इन्वर्स है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 है तो मैं यहाँ का x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, और y की वैल्यू है वो -3 पुट करता हूँ। तो 4 माइनस 2 इंटू -3 तो क्या आ जाएगा 4 + 6 आएगा। तो 4 + 6 क्या होगा 10, तो 10 = 10 ये इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स जो अपना आंसर है x, y और z की जो वैल्यू है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, उसमें आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, -4 4 4 और -7 1 3 और 5 -3 1 और 1 -1 1 और 1 -2 2 2 1 3। तो दोनों 3x3 की मैट्रिक्स है, और अगेन आपको 3 वेरिएबल वाली सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है जिसमें आपको 3 इक्वेशन दे रखी है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स आपको गिवन है इन दोनों मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको A इन्वर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको क्या करना है, क्वेश्चन में इन दोनों मैट्रिक्स में से ही एक आपके पास A इन्वर्स बनने वाला है, उसमें क्या कमियां रहेगी और कैसे उसको फाइंड आउट करना है तो वो आपके पास मेन रहेगा। ठीक है, तो A इन्वर्स के लिए माइनर कोफैक्टर या एडजॉइंट ऐसे बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि x -y + z = 4 है, तो यहाँ पे x y z का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1 -1 और 1, इसी में 1 -2 और -2 और 2 1 और 3। तो ऐसा सेम आपको क्या दिख रहा है, ये वाला मैट्रिक्स दिख रहा है जिसको अपन यूजुअली क्या नाम देते हैं, Ax = B अपन लिखते हैं। तो A मैट्रिक्स अपन x y z के कोफिशिएंट से बनाते हैं। इट मीन्स ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको मैं बोल देता हूँ कि ये क्या है, मैट्रिक्स A है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का कुछ नाम नहीं है तो इसको लेट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि इसका नाम आपके पास क्या है, B है। क्लियर है, तो दोनों मैट्रिक्स जो आपको गिवन थी उसको मैंने A और B बोल दिया। क्लियर है, अब हमेशा जो अपन करते हैं हर क्वेश्चन में Ax = B का मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। ठीक है, तो x = क्या बनेगा आपके पास, A इन्वर्स B। अच्छा सॉरी, B नहीं लिख सकते, B तो अपन जो इक्वल में वैल्यूज़ होती हैं उनको देते हैं, तो इसको मैं कुछ और नाम बोल देता हूँ, लाइक इसको C बोल देता हूँ। ठीक है, B अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं ना Ax = B के फॉर्मेट में। B क्या होता है 4 9 और 1 जो इक्वल में टर्म्स होती है ना, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, इसको C बोल दिया। और A अपन जो बनाते हैं इनकी कोफिशिएंट से वो ऑलरेडी अपने को बना के दिया हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आएगा x = A इन्वर्स B। तो A इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है, बट मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसकी हेल्प से, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपन करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर अपने को आउटपुट मिलेगा जिससे अपने को A इन्वर्स फाइंड आउट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो x = A इन्वर्स B आपके पास फॉर्मेट में लिखना है। तो x की वैल्यू हमेशा की तरह क्या हो जाएगी, x y z, क्योंकि 3 वेरिएबल है आपके पास। ठीक है, A इन्वर्स अभी अपन फाइंड आउट करेंगे, जो भी आएगा उसको अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। और फिर B आपके पास क्या है, जो इक्वल में वैल्यूज़ है 4 9 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे B बन जाएगा 4 9 और 1। ठीक है, तो फॉर्मेट तो वही रहेगा, सॉल्व भी वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पे A इन्वर्स के लिए अपने को कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई। ठीक है, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि 5.1 में जो अपन ने लास्ट वाले क्वेश्चन करे थे 9 10, तो जिसमें अपन ने सिस्टम जो आपको इक्वेशन गिवन थी मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई और ऐड करके उसने एक रिलेशन बना था = 0 में लिख रखा था। ठीक है, उसकी हेल्प से अपन ने क्या करा था, A इन्वर्स फाइंड आउट किया था। तो उसमें अपन ने स्टेप बाय स्टेप काम किया था
कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली जो टर्म है, मतलब आई वाली जो टर्म है, उसको दूसरी साइड लेके जाना है, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो उस टाइम में अपन ने वहाँ पे क्या सीखा था कि अगर किसी मैट्रिक्स को, सपोज ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मिलती है ना। या फिर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को आई मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आई आ रहा है, इट मीन्स अगर ये मैट्रिक्स ए है तो जो सी मैट्रिक्स है वो ए का क्या है, इन्वर्स है। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट बनने वाला है। तो अपन चेक करते हैं मल्टीप्लाई करने पे आपके पास कैसे ए इन्वर्स बनेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ए इन्वर्स कहीं यहीं पे आपके पास बनेगा, ठीक है। तो अब मैं मैट्रिक्स ए को और सी को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो रो को कॉलम से करते हैं, तो -4 को 1 से करेंगे तो -4, ठीक है। और 4 को 1 से करेंगे तो +4, और 4 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 8। फिर जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड कॉलम से मैं करूँगा, ठीक है। तो -4 को -1 से तो +4, और +4 -2 से तो -8, और 4 को 1 से तो 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तो क्या बन रहा है 0, और ये क्या बन रहा है 8, है ना। तो यहाँ पे फाइनली आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा 8 0 0 0 8 0 0 0 8, है ना। जब ऐसा कुछ बोला हुआ होता है क्वेश्चन में, तो या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, तो या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा फॉर्मेट बनता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा फॉर्मेट जरूर बन रहा है। तो अगर मैं इसमें से मैट्रिक्स है 8 को कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यही अपने पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ए को जब सी से मल्टीप्लाई करा, ए मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास क्या बना है 8i बना है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि ए को ए इनवर्स से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, आई बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए को अपन ने किससे मल्टीप्लाई करा है, सी से, तो 8i बना है। अब इस 8 को ट्रांसफ़र करके मैं सी के साथ लिख रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है कि अगर ए को सी से कर रहे हैं तो 8i आ रहा है ना। अब ए को 1/8 सी से करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। इट मीन्स ए को इससे मल्टीप्लाई करने पर आई बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तत्समक अवयव बन रहा है। मतलब 1/8 सी जो है वही आपका क्या है, ए इनवर्स है। ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आउटपुट क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तत्समक अवयव आता है। तो ए को सी से मल्टीप्लाई करने पर आई नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, 8i बन रहा है, ठीक है। तो मैंने 8 को ना सी के डिवाइड में लगा दिया, तो ये क्या बन गया 1/8 सी बन गया। तो अगर ए को 1/8 सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, आई बनेगा। मतलब 1/8 सी है वो आपका क्या है, ए इनवर्स है। समझ आ रही है बात में, ठीक है। तो ए इनवर्स अलग से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसकी हेल्प से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि ए को सी से मल्टीप्लाई करा तो 8i बना, और 8 को इधर ट्रांसफ़र करते ही a इंटू 1/8 इंटू सी करेंगे तो i बनेगा। इट मीन्स आपका जो ए इनवर्स होगा वो क्या होगा, 1/8 सी, ठीक है। और आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप जो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है उसका इनवर्स, माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट, वो जो कॉन्सेप्ट है उपसारणिक सेकंडेज वाला, उससे फाइंड आउट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं वो आपको नहीं बता रहा क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको समझा दी। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आपको ए इनवर्स मिलने वाला है। तो 8i बना तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 इंटू सी। क्लियर है। तो यहाँ पे अपने को क्या पुट करना था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी करना था, तो ए इनवर्स अपने को मिल गया। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/8 इंटू सी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8 इंटू क्या आ जाएगा, सी मैट्रिक्स में क्या है, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 और -1। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स को। तो -4 को अगर अपन 4 से करेंगे, ये भी 4 ही है आपके पास, ठीक है। तो माइनस का 16, ये 36 और 4। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -7 को 4 से तो 7 चौके 28 -28 प्लस 1 को 9 से और +3। 5 को 4 से 20 -27 और -1, ठीक है।
तो ये आपके पास बनेगा एक्स वाई जेड 1/8, ठीक है। 5 को 4 से माइनस का 27 -1, ठीक है। तो ये हो गया 40 में से जो 16 है वो माइनस हो गया, तो क्या आ जाएगा आपके पास 24, ठीक है। और ये -28 है और प्लस 11 होगा, तो आपके पास क्या बनने वाला है, 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 20 में से हो गया तो 19 में से भी अगर 3 चला जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास 16 नेगेटिव, है ना, माइनस का 16। और 28 माइनस का और प्लस का 20 है तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब ये जो भी 24 -16 और -8 बना है वो सब 8 से क्या है, डिविजिबल है, 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1/8 को अगर अपन डिवाइड करेंगे और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो यहाँ पे अपन कंपैरिजन कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/8 और 24 है तो 8 क्या होगा, सबके डिवाइड में आ जाएगा। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या आया था 11, तो एक स्टेप आप इसको नेक्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर एक्स वाई जेड मिल जाएगा आपके पास, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1, तो x की वैल्यू मिलेगी 3, y की -2 और z की -1, ठीक है। तो x y z की आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब 3 -2 और -1 है, इसको आप इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हो, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू में 3 पुट करता हूँ, y की वैल्यू -2 है तो -2 क्या हो जाएगा +2, तो 3 + 2 5 हो जाएगा और z की वैल्यू -1 करेंगे तो 5 - 1 4 आएगा, तो 4 = 4 वो इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स अपना ये आंसर क्या है, सही है। तो आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट सीखना था कि अगर अपन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर सपोज मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे क्या बन जाता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता, तो जो आपका सी मैट्रिक्स है वही आपका क्या होता, ए इनवर्स होता, ठीक है। तो यहाँ पे आई नहीं बन के क्या बना है, 8i बना है, ठीक है ना। 8i बना है मतलब जो 1/8 इंटू सी है ना, 1/8 इंटू सी है वो आपका क्या बनेगा, ए इनवर्स बनेगा, क्योंकि उसमें 8 एक्स्ट्रा आ रहा है आई के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें भी थोड़ा सा अलग पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, 3x3 की। सपोज इसको मैं मैट्रिक्स ए बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है इस मैट्रिक्स ए का आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में डिटेल अपन बात कर चुके हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका इन्वर्स अपन फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका इन्वर्स जो है वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में अपनी कैसे हेल्प करेगा वो आपको तब पता चलेगा जब ये जो आपको ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हो, जब आप उसको जेन्युइनली सही फॉर्मेट में लेके आओगे। सही फॉर्मेट में लाने का मतलब जैसे अपन इक्वेशन लिखते हैं नॉर्मली x + y - 2z = 4, ऐसा फॉर्मेट अपने को लाना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसा लीनियर फॉर्म होता है तो अपन उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म है और दिक्कत ये है यहाँ पे कि x y z आपको LHS और RHS दोनों साइड में दिख रहे हैं, तो इसको मैनेज करके सही लीनियर इक्वेशंस अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सही लीनियर इक्वेशंस आएगी अपने पास, सही सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा, सही समीकरण निकाय बनेगा, उससे अपन क्या करेंगे, अपना a b और x डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे इसको a बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x y z है और इधर की साइड में भी आपको क्या दिख रहा है, x y z दिख रहा है। तो इस फॉर्मेट को सही करके आपको क्या करना है, सही सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाना है, ठीक है। उसके बाद में आप अगर a बनाओगे तो वो a आपका यही बनने वाला है। इट मीन्स इस a का अगर अपन इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सिस्टम ऑफ जो मैट्रिक्स गिवन है, सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस है वो नहीं है, मैट्रिक्स का दे रखा है, तो इसको सॉल्व करके मैं इक्वेशंस बनाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर देंगे, 1 को x से करेंगे तो x, 0 को y से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को z से करेंगे तो z हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज इट इज़ ऐसे ही बन जाएगा आपके पास। और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2x + y और 0 को z से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 0 को x से करेंगे तो 0, फिर आ जाएगा प्लस का y प्लस का z, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी एक, ठीक है। अब 1/2 दे रखा है, तो 1/2 मतलब ये जो 2 है वो सबके पास डिवाइड में जाएगा, तो 2 यहाँ पे डिवाइड जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 6/2 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये केवल क्या आ जाएगा -x, ठीक है। और सेम इसी तरीके से इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, 0 × 2 0 ही रहेगा, और 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो y + 4 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y + 4 और 3z + 0, इट मीन्स 3z, और यहाँ पे आपके पास है -x, तो यहाँ पे -x + 2,
तो माइनस एक्स प्लस टू, तो ये दो मैट्रिक्स बन गई आपके पास और दोनों मैट्रिक्स किसमें है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल करके अपन इसको कंपेयर करके यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाते हैं। देखो एक्स प्लस जेड, यहाँ पे क्या है, प्लस है ये। ठीक है, एक्स प्लस जेड इक्वल टू आपके पास क्या है, वाई प्लस फोर है। ठीक है, तो वाई को मैं अगर इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू फोर, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो 1 माइनस 1 और 1, है ना, 1 माइनस 1 और 1। तो ये यहाँ पे सही सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा ना, उससे जो आपका ए बनेगा ना, वो वही ए बनेगा जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, जिसका इन्वर्स अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास है 2x प्लस वाई और इसको z को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 3z इक्वल टू में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0। और माइनस एक्स प्लस टू है, इसको भी ट्रांसफर करके अपन इधर लिख देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। क्लियर है। पहले चाहो तो आप सेपरेट अलग अलग, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तीनों का फॉर्मेट बना लो, उसके बाद में सही सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कि एक्स वाई जेड इस साइड भी और एक्स वाई जेड इस साइड भी, इसलिए सही सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाना जरूरी है। अब अपन चेक करते हैं, जैसे फर्स्ट रो के लिए अगर अपन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, समीकरण निकाय को, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 और 1, ठीक है, तो 1 माइनस 1 और 1, ठीक है, और फिर 2 1 और माइनस 3, 2 1 और माइनस 3 और 1 1 और 1, तो 1 1 और 1 ये मिल रहा है अपने को। तो ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना है, इसको आपको सॉल्व करना है और ये आपका ए बनने वाला है। और x में हमेशा की तरह क्या होगा, 3 वेरिएबल आएंगे x y z, ठीक है, और b आपके पास क्या बनेगा, जो इक्वल में है 402। क्लियर है। तो ये जो आपको मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, जिससे आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको सही बनाना है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि a इतना है, x इतना है और b इतना है, तो आपका फॉर्मेट क्या होगा, वापस ax इक्वल टू b। फॉर्मेट क्या होगा, ax इक्वल टू b, और x के लिए अपन क्या करेंगे, a इनवर्स इनटू b। तो फिर से अपने को a इनवर्स फाइंड आउट करना रहेगा। तो a इनवर्स मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैंने लिख लिया a इनवर्स। ठीक है, और जो पूरा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो x इक्वल टू a इनवर्स b करना है। x की वैल्यू आएगी आपके पास एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है आपके पास, और फिर आएगा a इनवर्स, वो है 1/10, 4 2 2 और -5 0 5 और 1 -2 और 3, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा b से, तो b आपके पास है 402। तो फाइनली अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर देंगे, 4 को 4 से तो आपको मिलेगा 16, 2 को 0 से तो 0, 2 को 2 से तो 4, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर देंगे तो -5 × 4 तो माइनस का 20, फिर 0 आएगा, और 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो -20 प्लस का 10 है तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कर देंगे अपन वापस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपके पास 3 × 2 6, तो ये भी आपको क्या मिल जाएगा 10। और ये वाला 10 जब अंदर डिवाइड होगा तो फॉर्मेट क्या बनेगा आपके पास, एक्स वाई जेड, और 10 को अंदर डिवाइड करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2, ये -1 और ये 1। तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू आएगी -1 और z की वैल्यू आएगी आपके पास 1, तो 2 -1 और 1। अब ये सही है कि नहीं है, तो जो मैंने यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाया था अभी मैंने रफ कर दिया, फाइनल जो बनाया था तो उसमें आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो कि आपका जो वैल्यू है एक्स वाई जेड वो मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अपन ने पूरी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन और है लास्ट 15, उसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है वो थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, समबाहु जो त्रिभुज है उसके एरिया के बारे में बात की हुई है, जिसकी साइड जो है भुजा है वो आपको दे रखी है स्मॉल a है, और 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं a b और c। ठीक है, तो अगर अपन बात करें एक्सरसाइज 5 के हिसाब से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, वो आपके पास फॉर्मूला क्या था, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। तो स्टार्टिंग में 5.2 के जो 1 to 6 क्वेश्चन थे वो अपन ने इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेके, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना, इसी को काम में लेके अपन ने सॉल्व किए थे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको साइड और दे रखी है,
क्या दे रखी है, साइड। तो अपन ने जो रूल रेगुलेशन डिटर्मिनेंट के हिसाब से पढ़े थे, तो उसमें तो साइड कहीं यूज़ होती नहीं है, उसमें तो केवल जो वर्टिसेस हैं, जो आपके शीर्ष हैं, जो आपके निर्देशांक है बिंदु के, वो यूज़ होते हैं। उससे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज़ करके बनाते हो। बट यहाँ पे आपको साइड दे रखी है और पॉइंट दे रखे हैं ना, तो पॉइंट को काम में लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो यही बनने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपको प्रूव करना है वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देख सकते हो प्रूव क्या करना है, x1 y1 2, x2 y2 2 और x3 y3 2, ये डिटर्मिनेंट है, उसका स्क्वायर इक्वल टू 3a की पावर 4, 3a की पावर 4 है ना। और यहाँ पे साइड को भी यूज़ किया हुआ है और आंसर आपको डिटर्मिनेंट में ही है, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ऐसा प्रूव करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जब मेरे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, जब मेरे पास निर्देशांक है, शीर्ष है, वर्टिसेस है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करता हूँ। क्लियर है। और आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। इक्विलेटरल ट्राइंगल जब उसकी साइड गिवन होती है ना, समबाहु त्रिभुज की जब साइड गिवन होती है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और ये केवल वर्क करेगा जब ट्राइंगल क्या है आपके पास, समबाहु है, इक्विलेटरल है। तो उस कंडीशन में जो एरिया का फॉर्मूला होता था आपके पास, वो फॉर्मूला क्या होता था, √3/4 और a², √3/4 a²। तो √3/4 में √3/4 तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और जो a² है, तो a क्या होगी, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल जो समबाहु आपके पास क्या है, त्रिभुज है, उसकी क्या होगी, साइड होगी, भुजा होगी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वो ट्राइंगल के वर्टिसेस भी दे रखे हैं, है ना। तो जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं, तो उससे तो जो अपन ने पढ़ा था उससे ये वाला फॉर्मूला बन गया अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। और जो फॉर्मूला छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज का, जब आपको साइड पता होती है ना। तो साइड पता होने का मतलब इक्विलेटरल है, समबाहु है, इसका मतलब सारी साइडें क्या है, इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 a², ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये डिटर्मिनेंट में और a में रिलेशन आपके पास है। इट मीन्स जब वर्टिसेस वाले मेथड से आपने एरिया फाइंड आउट किया है, और जब साइड गिवन है उससे उस फॉर्मूले से आपने क्या एरिया फाइंड आउट करा है, तो दोनों एरिया तो ट्राइंगल ABC के ही हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल पुट करना है। जैसे अपन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो वो अपने को प्रूव हो जाएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है। तो इक्वेशन 1 और 2 को मैं इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। तो 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये बन गया। और इक्वल में आपके पास क्या आ जाएगा, √3/4 a²। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है। ये जब साइड से है और ये वर्टिसेस से है जब आपको पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इक्वल में जो आपको प्रूव करना है उसमें 3a की पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, तो ये जो डिवाइड वाला 4 है, जब इसको अपन इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये किस में आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसको जैसे ही मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये 4 इधर डिवाइड में है और यहाँ किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या बन जाएगा, 4/2। तो 4/2 आपके पास क्या होगा, 2। क्लियर है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक डिटर्मिनेंट है, ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, तब मैंने आपको बोला था कि मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट जो भी मैट्रिक्स में अवेलेबल है वो उन सब से मल्टीप्लाई होगा। बट डिटर्मिनेंट में जो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो या तो वो पर्टिकुलर रो में जाएगा या पर्टिकुलर कॉलम में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपको देखने की इस 2 की ज़रूरत आपको कहाँ है, वो कैसे पता चलेगा, जो आपको प्रूव करना है उससे, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो 2 2 2 है वो किस में है, थर्ड कॉलम में, C3 में। तो यहाँ पे मैं जो इस 2 को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ वो कहाँ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करना, वो अपने ऊपर है, अपन किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको आंसर गिवन है कि ऐसा प्रूव करना है, इसलिए मैं इसको किस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थर्ड कॉलम में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, जहाँ पे आपके पास C3 है वहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, 2C3, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स की तरह नहीं है कि आपने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, या तो पर्टिकुलर रो में जाएगा या पर्टिकुलर कॉलम में जाएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि ये थर्ड कॉलम में जाना चाहिए, तो इस 2 को मैं थर्ड कॉलम में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो 2 × 1 2 × 1 2 × 1 सब जगह क्या हो जाएगा, 2 2 2। क्लियर है। तो इस तरीके से आपके पास ये बन गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही दोनों साइड अपन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है
x3 y3 2, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल में √3 का अगर अपन स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या है √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a⁴। तो ये कुछ इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। तो इसमें नोटिस करने वाली बात ये थी कि जब पॉइंट गिवन है अपने पास तो अपन ने डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगा के एरिया बना लिया, और साइड गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। √3/4 a², ये इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है जब आपको साइड गिवन होती है। तो दोनों को इक्वल पुट करके थोड़ा सा अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो प्रूव हो जाएगा जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऑलमोस्ट अपन ने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए 5.2 में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे के क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।